बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट से पिछले टर्न पर आप लोगों को पहला चैप्टर मैंने बता दिया था, जो इनकम टैक्स के परिचय एवं परिभाषाओं के संबंध में था। उसके संबंध में अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा, लेकिन होमवर्क को किए जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, जो पहले भी आप लोगों को कही गई है, कि यथाशीघ्र आप एक बार इनकम टैक्स से, चाहे वो किसी भी लेखक की हो, उस बुक की व्यवस्था आप लोग एक बार कर लें और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना शुरू कर दें। आज अपन दूसरा चैप्टर करेंगे, जो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी से संबंधित है। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास और उसका कर दायित्व। करदाता का निवास कैसा है और निवास के आधार पर उसका कर का दायित्व तय होता है। और निवास यहाँ 3 तरह का उसका हो सकता है। वो करदाता, व्यष्टि करदाता अगर है तो निवास स्तर के आधार पर उसकी 3 श्रेणियां हो सकती हैं। एक व्यष्टि की या एक व्यक्ति की। पहली है कि वो निवासी हो सकता है, जिसको अपन कहते हैं रेजिडेंट। वो निवासी हो सकता है, निवासी। दूसरा हो सकता है वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ऑर्डिनरीली, ORDINARILY, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, असाधारण निवासी। और तीसरी कैटेगरी उसकी होती है अनिवासी। तो एक व्यष्टि करदाता निवास के आधार पर 3 तरह का हो सकता है। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। या तो वो निवासी हो सकता है, या वो असाधारण निवासी हो सकता है, या वो अनिवासी हो सकता है। आगे चल के अपन ये देखेंगे कि उसका कर दायित्व किस तरह का है। अगर वो पहली कैटेगरी में है तो कौन कौन सी आय उसकी आय में शामिल होंगी। दूसरी कैटेगरी में है तो ऐसी कौन सी आय हैं जो उसकी आय में शामिल होंगी। और तीसरी कैटेगरी में आता है तो वो कौन सी आय हैं जो उसकी आय में शामिल होंगी। ये निवास स्तर के आधार पर कैटेगरी हैं व्यष्टि की, फॉर एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद में करदाता कोई भी HUF भी हो सकता है। और HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। ऐसा परिवार जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है HUF कहलाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसी तरह से करदाताओं की एक कैटेगरी हो सकती है फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय। फर्म, आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म पढ़ी होगी, वहाँ फर्म थी, वो फर्म है। तो उसका निवास स्तर। और एक व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों का समुदाय और फर्म दोनों अलग चीज़ हैं, लेकिन निवास स्तर का निर्धारण अपन एक ही हेडिंग के अंतर्गत करेंगे इनका, फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्तर। और उसके बाद में निवास स्तर अपन देखेंगे इस चैप्टर में
कंपनी का निवास स्तर, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, अगर वो कंपनी है, भारतीय कंपनी अधिनियम कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, तो उस कंपनी का निवास स्तर कैसा होगा, ये भी अपने को यहाँ देखना है। और फिर लास्ट में जाके अपन ये भी देखेंगे कि निवास स्तर के आधार पर उनका कर भार क्या होगा। तो मोटी मोटी ये चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है। तो बात जो उभर के सामने आ रही है वो ये है कि एक करदाता वेस्टी हो सकता है, कोई भी करदाता अगर वेस्टी नहीं है तो वो HUF हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या वो फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय हो सकता है, या वो एक कंपनी हो सकती है। तो अगर करदाता इन कैटेगरीज में आता है तो फिर बाद में अपन ये देखते हैं कि अगर इन कैटेगरीज में वो आ रहा है तो उसके निवास स्तर कितने प्रकार का हो सकता है। अभी मैंने आप लोगों को वेस्टियों के निवास स्तर के बारे में बात कही। वेस्टी का निवास स्तर मैंने बताया आपको कि 3 तरह का हो सकता है। वो निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है, अनिवासी हो सकता है। आयकर में इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति कब निवासी होगा, या इसको इंग्लिश में कहेंगे रेजिडेंट। रेजिडेंट किसी करदाता को अपन कब कहें, इससे संबंधित अपन नियम देख लेते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि किसी भी एक व्यक्ति को निवासी होने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करना आवश्यक है। यानी वो अभी अपन 3 शर्तों की चर्चा करेंगे। अगर वो शर्तें पूरी करता है तो उसको निवासी कहेंगे। 3 शर्तों में पहली शर्त जो दे रखी है उसके 2 सब पॉइंट हैं, A और B। इसका मतलब ये है कि निवासी होने के लिए पहली शर्त है, उसके 2 पॉइंट हैं A और B, उनमें से वो किसी एक को पूरा कर दे तो ये माना जाएगा कि उसने पहली शर्त पूरी कर दी है। A पॉइंट इसका है कि वो वेस्टी करदाता या वो वेस्टी गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। 182 डेज गत वर्ष में कुल मिला के 182 या इससे अधिक दिनों के लिए वो भारत में रहा हो। ये A पॉइंट है इसका। उसके बाद में इसका B पॉइंट दे रखा है, यदि वह वेस्टी गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहा हो, तो ये B शर्त पूरी मान ली जाएगी। A शर्त ये कहती है कि गत वर्ष में 182 दिन रहे भारत में हो, और B शर्त कहती है कि गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहे। तो पहली शर्त के 2 पॉइंट हो गए A एंड B। इनमें से वो किसी एक को पूरा कर दे तो ये माना जाएगा कि उसने पहली शर्त पूरी कर दी है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसी का। पहला पॉइंट डिस्कस हो गया, पहले के 2 सब पॉइंट थे। अब दूसरा, यदि वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए
भारत में निवासी रहा हो, गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो। अन्य शब्दों में, उसने 10 वर्षों में से 2 वर्षों के लिए उपर्युक्त प्रथम शर्त को पूरा कर दिया हो। ये दूसरा पॉइंट है। गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी वो रहा हो। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त, यदि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिला के 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। यदि वह गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिला के 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। ये 3 शर्तें हो गई। इसमें जो पहली शर्त है उसको आधारभूत शर्त कहा गया है, पहले पॉइंट को, और बाकी 2 को अतिरिक्त शर्तें कही गई हैं। तो निवासी होने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। और पहले के 2 सब पॉइंट हैं, 2 में से कोई एक की पूर्ति हो जाती है तो ये माना जाता है कि उसने प्रथम शर्त की पूर्ति कर दी है। उसके बाद में आता है असाधारण निवासी। असाधारण निवासी उसे मानते हैं जो 3 शर्तें बताई गई हैं निवासी की, उसमें प्रथम शर्त को तो पूरी कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी में से कोई भी एक शर्त अथवा दोनों शर्तों को वो पूरा नहीं करे तो वो कहलाता है असाधारण निवासी। तो असाधारण निवासी के लिए ज़रूरी हो गया कि वो निवासी होने वाली पहली शर्त को पूरा करते, लेकिन दूसरी या तीसरी में से दोनों को या किसी एक की पूर्ति न करे तो वो कहलाता है असाधारण निवासी। और उसके बाद में आता है अनिवासी। अनिवासी व्यष्टि अपन उसको कहेंगे जो निवासी होने के लिए जो 3 शर्तें बताई हैं उसमें से पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता है, पहली ही शर्त की पूर्ति नहीं करता है। और पहले के 2 सब पॉइंट हैं, आइदर ए और बी, उसमें से किसी की भी पूर्ति नहीं करता। उसकी अगर वो पूर्ति नहीं करता है और बाद की शर्तों को पूरा कर भी दे तो भी उसको अनिवासी व्यष्टि करदाता माना जाएगा। ये अपन ने एक व्यष्टि करदाता के बारे में आज अध्ययन किया कि व्यष्टि करदाता निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी हो सकता है, और कब हो सकता है ये सारी बातें आप लोगों ने समझी हैं। आशा है आप इसको एक बार पुनः रिवाइज कर लेंगे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी करदाता के बारे में पता लगाना ही होता है कि वो निवास के स्तर के आधार पर कैसा है। थैंक यू।